अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, आपको पूरी आवाज आ रही है। वालेकुम सलाम मिस जी आ रही है। चलिए, अभी तक क्लास में तीन लोगों ने ज्वाइन किया, बाकी लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। मैं मैसेज करती
अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को? आई गेस काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया अब। हम लोगों ने प्रीवियसली कहाँ तक डिस्कस किया था? एनीवन? मिस मेरे ख्याल से वो पर थी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग? मुझे एक्सप्लेन करके बताएं कोई, एनीवन इन अ क्लास। देन हम आज लेवल्स डिस्कस करेंगे, और लेवल्स के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन इम्प्रूव, या व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू ट्रेन द ब्रेन फॉर इफेक्टिव थिंकिंग, और एरर्स कौन से होते हैं इफेक्टिव थिंकिंग में। तो ये हमारा टॉपिक इंशाल्लाह आज क्लोज हो जाएगा। तो मुझे बताएं, एनीवन अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग। एनीवन? अरहम, आप बताओ। परसेप्चुअल कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट थी और हम्म। ऑब्जर्वेटिव थी आई हम्म। थिंक। ओके। और कौन कौन सी थी? आई थिंक 6 और 7 टाइप्स थी। सो ओके, कंक्रीट और परसेप्चुअल। फिर कौन सी थी? क्रिएटिव थी, लॉजिकल थी और लास्ट नहीं याद आ। हम्म। लास्ट नहीं पता। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग थी आफ्टर परसेप्चुअल, और लास्ट में और थी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। ठीक है। हम्म अब्दुल्ला, आप मुझे बताए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेप्चुअल थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग? मिस मैंने लास्ट क्लास नहीं ली थी। क्यों नहीं ली लास्ट क्लास? मैंने आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ऑन पोर्टल, जो लोग आ रहे हैं उनकी अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ। आप लोगों को अटेंडेंस में होगा अगर आप लोगों ने क्लासेस अटेंड ना की तो। मैंने नोट्स भी शेयर कर दिए थे, उसी वक्त कर दिए थे। हारिस, आप बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेप्चुअल थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग? मैम आई थिंक परसेप्चुअल में सिंपल आप अपने परसेप्शन की बेस पे कर रहे हो कि आप किसी चीज को सेंस हम्म। कर रहे हो, तो आप उसी हिसाब से फिर सोच रहे हो। हम्म। और बाकी ठीक है। कॉन्सेप्चुअल में तो आप लाइक कॉन्सेप्ट्स वगैरह वाला आई थिंक यूज करते हो। अच्छा, हारिस, आप बताएं। मैंने ही बताया अभी। ओके, अरहम। मिस परसेप्चुअल एक्सपीरियंस की बेस पे बिल्ड होता है। मतलब हम किसी किसी चीज़ को परसीव करते हैं, उसके हम्म। ऊपर हमारा एक्सपीरियंस बिल्ड होता है, उससे हिसाब से हमारी थिंकिंग होती है। हम्म। जैसे मतलब जो सही है। एक वो टिपिकल सी एग्जांपल है कि जब बच्चा किसी गर्म चीज को हाथ लगाता है हम्म। तो उसको पेन फील होती है, वो इसका एक्सपीरियंस हम्म। बिल्ड हो जाता है कि हॉट चीजें, गर्म चीजें मतलब उसके लिए डेंजरस हैं, तो ये उसकी एक सही है। परसेप्चुअल थिंकिंग है। और क्रिएटिव थिंकिंग में अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनसे आगे जो हम जो भी आइडियाज और क्रिएटिव नहीं, कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, सॉरी, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे पास होते हैं, उनसे हम्म। आगे हम बिल्ड करना शुरू करते हैं। मतलब बेस होती है और फिर उससे आगे फर्दर फर्दर हमारी थिंकिंग चलती है ओके, ताहा नुमान, आप किसी भी बताएं। टॉपिक के बारे में। विच ओके, विच इज हायर लेवल थिंकिंग or which is lower level thinking, and perceptual and conceptual? Like conceptual is lower level of thinking or higher level, or conceptual is a higher level thinking? क्या फर्क है इन दोनों में, if we are talking about the levels? मिस कंसेप्चुअल थिंकिंग ज़्यादा हाई लेवल होती है और परसेप्चुअल जो होती है लो लेवल थिंकिंग होती है। बिल्कुल सही है। हम लोगों ने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था, मैं आप लोगों से ये चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि मैंने
जिस तरह से हम लोगों ने पर्सनालिटी के टाइप्स पढ़ी थी और हम लोगों ने सिनेरियोज पढ़े थे, और देन वी डिस्कस्ड के ये सिनेरियो जो है, ये इस सिनेरियो में कौन सी पर्सनालिटी का पर्सन जो है वो फिट इन आता है। इसी तरह से कौन टाइप्स ऑफ थिंकिंग के भी वी विल बी डिस्कसिंग द सिनेरियोज, और हम वहाँ पे फिर एनालाइज करेंगे कि ये किस लेवल ऑफ थिंकिंग को, टाइप ऑफ थिंकिंग को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए मेरा थोड़ा सा मेन फोकस था कि आप लोगों को ना इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। जैसे कॉन्सेप्चुअल और परसेप्चुअल का सिंपल सा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी चीज़ उसकी, आप ये कह लें कि डेफिनेशन डिफरेंट होती है, सिंबॉलिकली वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को डव की एग्जांपल बताई थी, हम लोगों ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि ये, इसको अगर कंक्रीट में चेक करो तो इट्स जस्ट अ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बट अगर आप इसका सिंबॉलिकली चेक करें कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये एब्स्ट्रैक्ट किस चीज़ का है, इट्स अ हायर लेवल ऑफ थिंकिंग। ठीक है, देन वो डिस्कस के लॉजिकल थिंकिंग या रीजनिंग थिंकिंग क्या होती है। ठीक है, और रीजनिंग और लॉजिक्स के अंदर हम लोगों ने फर्दर इसको डिस्कस किया था विद डिडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव रीजनिंग। ये इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग आप लोगों को क्लियर हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ जी, मुझे बताएं, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग क्लियर हुआ था कि नहीं हुआ था? ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग वो होती है व्हेन यू आर अज्यूमिंग और जनरलाइजिंग फ्रॉम अ पार्ट्स टू होल। ठीक है, आप सिर्फ एक पार्ट को एनालाइज करते हैं और उस पर सारी की सारी जनरलाइजेबिलिटी क्रिएट करते हैं फॉर द होल पॉपुलेशन। और डिडक्टिव ये होती है कि हाँ, जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन का पर्सपेक्टिव होता है, हम उसी के ऊपर ही किसी इंडिविजुअल पार्ट की परसेप्शन की या थिंकिंग की जनरलाइजेबिलिटी को एज्यूम करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम लोग मिक्स करके यूज कर रहे हैं अपनी रिसर्च में, अपनी थिंकिंग में, अपनी वर्किंग में, देन इट्स अबडक्टिव रीजनिंग, कि हम कुछ पार्ट्स के ऊपर इंडक्टिव की तरफ जा रहे हैं और कुछ सिचुएशंस में हम डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फिर दे वर प्रॉब्लम सॉल्विंग के, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि मैंने बताया था कि प्रॉब्लम का मतलब यह है कि जो हमारी डिजायरेबल स्टेट नहीं है, दैट इज प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव पर्सपेक्टिव में ही हो, कभी कभी कुछ पॉजिटिव वे में भी चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, बस ये है कि वो आपकी डिजायर्ड स्टेट नहीं है। ठीक है, तो इसका हमारे पास पूरा एक सोल्यूशन मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया था, पिक्टोरियल फॉर्मेट में भी था कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है, एडमिशन का प्रॉब्लम है, मोबाइल फ़ोन ठीक नहीं है, जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, खाने के लिए बहुत से ऑल्टरनेट है, क्या करें, ठीक है, प्राइस का प्रॉब्लम आ रहा है, दे कैन बी एनी स्टेट विच इज अनडिजायर, लाइक आप कह लो कि डिजायरेबल स्टेट है लेकिन वो अनअवेलेबल है। हमने उसको ठीक कैसे करना है? सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि हमें पता हो कि प्रॉब्लम है क्या, उसको ब्रेकअप करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि कितने सॉल्यूशंस इस प्रॉब्लम के निकल सकते हैं, या इस पूरी प्रॉब्लम के मैक्सिमम अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसके पार्ट्स कितने हैं, उसको एक्सप्लोर करना है, उसकी सिग्निफिकेंस को भी और स्कोप को भी। फिर हम लोगों ने एक गोल सेट करना है कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। और हमारा जब गोल होगा उसके बहुत से मार्केट में ऑल्टरनेटिव्स होंगे, हमने उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, जो हमारे गोल को सेट करेगा, बिल्कुल उसको पूरा करेगा, देन हम उसको उस ऑल्टरनेट को सेलेक्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड लास्ट पे इवेलुएट करेंगे कि क्या हमारी वो हमारे सेट गोल के अकॉर्डिंगली हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, फिर लास्ट में हमारे पास जो थिंकिंग आती है दैट इज कन्वर्जेंट वर्सेस डाइवर्जेंट। ये किसी ने एक्सप्लेन भी की थी और काफी अच्छी एक्सप्लेन की थी प्रीवियसली, आई गेस। ताहा, आपने एक्सप्लेन किया था इसको? नहीं, मिस मैं नहीं किया था। हाँ हाँ, बताएं क्या होती है ये। मिस कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है कि जब आप एक आइडिया के राउंड जाते हो। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है जब ब्रेनस्टॉर्मिंग हम्म करते हो, एक चीज से मल्टीपल चीजों तक टॉपिक्स निकालते हो। सही है, कन्वर्जेंट सही थिंकिंग है, होती है जब बिल्कुल एक सही है, चीज के बारे में सोचते हो। बिल्कुल सही है। आपको इसको सिंपल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। जब आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, उसका एक सेट
पैटर्न है, उसके फॉर्मूलाज हैं, उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको सॉल्व सॉल्व करना, आपका एक आंसर आएगा और सबका वही आंसर आना चाहिए। दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट का मतलब है जब आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस आते हैं कि वो क्वेश्चंस आपकी जजमेंट, आपके एनालिसिस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी एक्सपीरियंस या आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के अकॉर्डिंगली आप उसका आंसर करते हो। दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, कि आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग है, हर किसी का पर्सपेक्टिव, हर किसी का आइडिया डिफरेंट होगा, बट अल्टीमेटली वो पर्पस को जरूर फुलफिल कर रहा होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, सो इसका थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्मेट में भी है। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग इट्स अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। ओपन एंडेड मैं सवाल देती हूँ कि मैंने कोई, ये वाली मेरे पास पोस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे इसकी ट्रेनिंग करानी है, आप लोग मुझे बताएं कौन सी ट्रेनिंग हो। तो हर कोई अपना अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव विद जस्टिफिकेशन उसको प्रोवाइड करेगा। बट अगर मैंने कोई एक आईटी पर्सन की ही कोई ट्रेनिंग करानी है और मुझे स्पेसिफिक इस सॉफ्टवेयर की ही करानी है, तो वो एक सेट स्टैंडर्ड होंगे जिसके अकॉर्डिंगली मुझे उसी मेथड के थ्रू उस बंदे की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड, आप कह लो कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें लॉजिक ज़्यादा यूज होता है कन्वर्जेंट में, तो डाइवर्जेंट में इमेजिनेशन, नोवेलिटी, एक्सपीरियंस, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था। और कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, दे आर द मोर फेमस मोड्स ऑफ थिंकिंग, और ये काफ़ी ज़्यादा आप ये कह लो कि इम्प्रूव्ड भी किए जाते हैं। और यूजली मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब पेपर भी डिज़ाइन करते हैं तो हम दोनों थिंकिंग को माइंड में रखते हुए पेपर डिज़ाइन करते हैं कि उसमें कुछ कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चंस भी होने चाहिए और कुछ डाइवर्जेंट वाले भी होने चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास थिंकिंग स्किल्स को अगर हमने इम्प्रूव करना है, दे आर सो मैनी, आप कह लें कि स्किल्स, लाइक आप रिसर्च करें, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, रीजनिंग, इवेलुएशन, ये पूरा एक ट्री है। और इसमें बहुत से करेक्टरिस्टिक्स हैं और बहुत से फीचर्स हैं जो आपकी थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करते हैं। हम पहले सारा डिस्कस कर लेते हैं, देन हम इस ट्री को बाद में देखेंगे। ये ज़्यादा रेलेवेंसी क्रिएट करेगा तब। ठीक है, अब हमारे पास ना डिफरेंट लेवल्स ऑफ थिंकिंग है। ठीक है, 6 लेवल्स ऑफ थिंकिंग है जो कोग्निटिव हायरार्की के अंदर आते हैं। और ये लाइक लेवल 1 इज अ लोएस्ट लेवल, फिर लेवल 2 है, फिर लेवल 3 है, फिर 4 है, 5 है, देन 6 है। ठीक है, नॉलेज मीन्स कि हम लोगों ने किसी टॉपिक को अगर पढ़ना है तो हम उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसकी थेरी, उसके स्टैंडर्ड्स, उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। नॉलेज मतलब लर्न करेंगे, याद करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स टू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, कि आपको जो चीज़ समझ आई है आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली कितना उसको कॉम्प्रीहेंशन करके बताते हैं। ठीक है, फिर आपने नॉलेज और कॉम्प्रीहेंशन में जो भी डिस्कस किया वो आप अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में। आपको अक्सर, आप लोगों को भी सीए में क्वेश्चंस आते होंगे, सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, कि आपको एक सिनेरियो बता दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पे मैनेजर या ऑडिटर होंगे तो आप वहाँ पे कैसे रोल प्ले करेंगे। तो अपने पूरे नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन को अप्लाई करना, दैट इज एप्लीकेशन। एनालिसिस का मतलब है इट्स एडवांस लेवल ऑफ एप्लीकेशन। एनालिसिस का मतलब है कि आप डाटा कलेक्ट करेंगे और रियल टाइम डाटा कलेक्ट करके आपने एनालिसिस करके फिर बताना है कि जो भी आप कॉन्सेप्ट है या जो भी आप आंसर करना चाह रहे हैं उसके बैकएंड पे कोई ना कोई हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ डाटा ज़रूर अवेलेबल होता है जो प्रॉपर आपकी बात को या तो एक्सेप्ट कर रहा होगा या रिफ्यूट कर रहा होगा। सिंथेसिस का मतलब है कि जितनी भी प्रीवियस स्टडीज़ हैं, जितनी भी प्रीवियस रिसर्चेज हुई हुई हैं, उनको अपने नॉलेज के साथ सिंक करना, कि वो आपके जस्टिफिकेशन को और आपके लॉजिक को बैकअप करे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है आपका नॉलेज और इंडस्ट्री का नॉलेज दोनों को आपस में आपने किस तरह से सिंक करना है। और इवेलुएशन इज द लास्ट वन, कि इवेलुएशन में ये होता है कि मॉनिटरिंग करके बतानी है आपने। आप चीज़ों को इवेलुएट करेंगे कि आपने जो नॉलेज गेन किया उसको कॉम्प्रीहेंड किया, अप्लाई किया, फिर एनालिसिस भी किया, फिर उस एनालिसिस के डाटा को प्रीवियस स्टडीज़ के साथ सिंक भी किया, एकेडेमिया के साथ, इंडस्ट्री के साथ लिंक किया, तो इवेलुएट करके आपका रिजल्ट क्या आया है। ठीक है, तो ये दिस इज़ द हाई लेवल ऑफ थिंकिंग। हम बारी बारी इसकी ना स्टेजेस को और इसकी टेक्सोनॉमी को डिस्कस करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, आप लोगों ने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का लफ्ज़ सुना हुआ है?
किसी को आइडिया हो कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी क्या होती है? कभी पढ़ा हो कुछ कहीं पे? ओके, आप लोगों के पास 5 मिनट है। आप लोग मुझे अभी सर्च आउट करके बताएं कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी क्या होती है। हरी आप लोग के पास सर्च तो ओपन हो जाएगा ना, या लैपटॉप से हो या मोबाइल फोन से हो। नो, इट्स नॉट क्लासिफिकेशन की सेंस में नहीं, यार हम इट्स मोर रिलेटेड विद द टीचिंग। टीचिंग के साथ, आपकी असेसमेंट इवेल्युएशंस के साथ, आपके नॉलेज के साथ, थिंकिंग के साथ ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी होती है कि आप अगर टीचिंग कर रहे हैं या आप कोई नॉलेज गेन करना चाहते हैं या आप किसी सब्जेक्ट के अंदर अपने आप को स्पेशलाइज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे लेवल्स हैं लर्निंग के और टीचिंग के भी और नॉलेज के भी। उसे हम कहते हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ये ब्लूम एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने दी थी, इसलिए इसको कहा जाता है। ये टीचिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो सर्च आउट करें और सर्च आउट करके मुझे बताएं कि ये क्या होती है। हरी अप। जितने भी आपके सीए के भी पेपर्स और लेक्चर्स बनते हैं ना, ये सारे के सारे बेसिकली ये लर्निंग की डोमेन्स में आता है। तो आपके सीए के भी जितने पेपर्स बनते हैं, जितने भी आपके टेक्स्ट बने, वो लेवल्स बने हुए हैं, या आपके जो क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं, वो सारे ब्लूम्स टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंगली ही आते हैं। तो सर्च आउट करें और मुझे बताएं कि आपको क्या समझ आती है कि ये क्या है। अच्छा जी, इज इट जस्ट द 6 लेवल? हाँ, 6 लेवल ऑफ थिंकिंग भी कह सकते हैं, बल्कि ये थिंकिंग के लेवल्स ही होते हैं। बट इसकी जो डोमेन्स हैं वो लर्निंग के अंदर आती हैं। सो मुझे बताएं कि लेवल ऑफ थिंकिंग में किस तरह से कनेक्टेड या इंटर कनेक्टेड है। हरी आप। हाँ जी, मुझे बताएं बारी बारी क्या समझ में आया है। हरी आप।
बिल्कुल, ये इट्स अ लेवल ऑफ थिंकिंग बेसिकली लर्निंग के अंदर, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर। और अगर आप थिंकिंग की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे ब्लूम्स टेक्नोमी कॉन्सेप्ट है। इवन कि हम जब आप लोगों के कोर्सेज को डिज़ाइन करते हैं, हम जब आप लोगों के लेक्चर्स को डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे भी हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। जैसे इफ्रा ने बताया कि इट्स अ हायरार्किकल फ्रेमवर्क टू क्लासिफाई एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्किल्स नॉलेज इनटू लेवल्स ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम जब आप लोगों की आउटलाइन को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूंगी अपनी CLO PLO वाली आउटलाइन। तो हम लोग आप लोगों की जब भी कोई कोर्स हम प्लान करते हैं, तो उसमें हम हमारे ना हर प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम लोग हर प्रोग्राम में इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हम हर क्लास के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करते हैं, मैप। और देन हम लोग कोर्स आउटलाइंस के अंदर, जो आप लोगों की भी जैसे कोर्स आउटलाइंस होती हैं CA के सब्जेक्ट्स की, उसकी तरह हम लोगों ने उन कोर्स आउटलाइंस को उन CLOs, क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ ना वो करना होता है। अ, ठीक है। तो उसमें भी हम ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं। यस, आस्किंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग क्लास इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। हमारे ऑब्जेक्टिव, बल्कि ऑब्जेक्टिव नहीं है, हम यूनिवर्सिटी में जब क्लासेस लेते हैं रिफा में, तो हमारी क्लासेस इंटरेक्टिव ही होती हैं। मैं अगर आप लोगों को बताऊं ना, तो मैं क्लास में मेरी 1.5 घंटे की क्लास होती है एक। हर सब्जेक्ट की मेरी 2 क्लासेस होती हैं। लेकिन हमारा क्रेडिट आवर्स के ऊपर बेस करता है। अगर मेरा कोर्स 3 क्रेडिट आवर्स का है, तो उसकी 1.5 घंटे की वीक में 2 क्लासेस होती हैं। और अगर 2 क्रेडिट आवर का है, तो उसकी एक क्लास होती है। जो मेरी 1.5 आवर की क्लास होती है, उसमें मैं आधा घंटा या 40 मिनट्स पढ़ाती हूँ। और बाकी रिमेनिंग जो हमारे 45 to 50 मिनट्स का सेशन होता है, इट्स ऑल एक्टिविटी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड एंड प्रेजेंटेशंस बेस्ड। ठीक है। स्टूडेंट्स ने अपनी प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, हमारी एक्टिविटी होती है। या अगर हमारा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो पहले हाफ हाफ आवर टू 40 मिनट्स टू 45 मिनट्स हम लोगों ने क्या करना है, हमने सिर्फ वो डिस्कस करना है सिनेरियो के साथ कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है। उसके बाद बाकी का जो टाइम है उसमें प्रैक्टिस होती है या डिस्कशन और क्वेश्चंस होते हैं। सो इट्स मोर और लेस आप कह लो कि इंटरेक्टिव सेशन है। और ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट भी होता है। ठीक है। तो ये जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी आप ये कह लो कि हमारे जितने भी कोर्सेज होते हैं, हमने उनके सारी की सारी आउटलाइन को इस ब्लूम टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंगली किया होता है कि हमारा कोई ना कोई पार्ट, जैसे अभी BBA में जो इनिशियल पहले 2-3 सेमेस्टर्स होते हैं, उस पे हम सिंथेसिस और इवैल्यूएशन वाले पार्ट पे नहीं जाते। ठीक है। एनालिसिस पे बहुत कम जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में हमारा पहले 3 लेवल्स पे फोकस होता है। जैसे ही स्टूडेंट्स जो हैं वो आप कह लो कि उस पे चले जाते हैं, 4 सेमेस्टर और अबव पे चले जाते हैं, तो फिर हम एनालिसिस पे लेके आते हैं। हम उनसे सिंथेसिस भी वाली अप्रोच भी करवाते हैं, और फिर इवैल्यूएशन भी लास्ट सेमेस्टर्स में होती है। ठीक है। सो ये हमारा साथ साथ जो है ना, ये चीज़ें हमारी कोर्स का पार्ट होती हैं और वो चलती रहती हैं। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लेवल, नॉलेज लेवल की। ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अब ब्लूम्स टेक्सोनोमी में क्या होता है कि इस टेक्सोनोमी में ना, यूजुअली जब हम लोग आपका वो डिजाइन करते हैं ना, कोर्सेज डिजाइन करते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है ना आप लोगों का क्वेश्चन का, वो भी ये टेक्सोनोमी का जो लेवल है उसको क्या कर रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग वो क्वेश्चंस जो हम लोगों ने एक्सप्लेन वाले लफ्ज से यूज स्टार्ट किए होते हैं, वो हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम अंडरस्टैंडिंग डोमेन के होते हैं। ठीक है। जैसे हमारा जो नॉलेज का लेवल है, इट इन्वॉल्व्स विद रिकॉलिंग ऑफ द फैक्ट्स प्रिंसिपल्स एंड टर्म्स इन द फॉर्म्स इन विच दे आर लर्नड। जो चीज़ जैसे है उसको वैसा ही जब हमने जब लर्न करना है, दैट इज नॉलेज का फेस। और इसमें जो हमारे कीवर्ड्स हैं, जिनसे इनके क्वेश्चंस और ये स्टार्ट होता है, दे आर, वो ये है कि वर्ड, व्हेन, वेयर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। ठीक है।
इस तरह चूज, फाइंड, डिफाइन, लेबल, शो, स्पेल, लिस्ट, नेम, रिलेट, रिकॉल, सेलेक्ट, तो इस तरह के जो सवाल होते हैं दे आर लिंक्ड विद द नॉलेज लेवल ऑफ थिंकिंग। ठीक है। फिर हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन आता है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये है कि आपने जो भी नॉलेज में लर्न किए हैं, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने प्रिंसिपल्स, टर्म्स आपने लर्न किए हैं, उसको आपने मजीद अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। द स्टूडेंट नोज व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड विदाउट रिलेटिंग इट टू द अदर मटेरियल और सीइंग इट इन इट्स फुलेस्ट मीनिंग, कि आप अपने लफ्जों में मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में आया है। ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का आपको क्या समझ में आया है, कोग्निटिव थ्योरी क्या होती है, ठीक है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट थिंकिंग, आप बताएं आपको क्या समझ में आई है। तो मुझे एक स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लास में किसी फिजिक्स के आपका आई गेस कोई एक्सपेरिमेंट था, उससे लिंक करके मुझे बताया कि मैडम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मीनिंग ये होता है, एंड दैट वाज एक्यूरेट। बिल्कुल सही था, पर्सपेक्टिव फर्क था। तो अपने वर्ड्स में इस तरह से एक्सप्लेन करना, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को। ठीक है। कि बाय ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग, गिविंग डिस्क्रिप्शंस एंड स्टेटिंग मेन आइडियाज, कि आपने जो भी मेन आइडिया है स्टोरी का, क्वेश्चन का, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, ऑर्गेनाइज करना है, कंपेयर भी कर सकते हैं सिचुएशन को किसी और सिचुएशन के साथ। आप उसको इंटरप्रिटेशंस बताएंगे और प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन के साथ आपने क्या करना है, उस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। सो द की वर्ड्स विच आर यूज इन कॉम्प्रीहेंशन, दैट इज कंपेयर, कंट्रास्ट, demonstrate, interpret, explain, illustrate, outline, infer in your own words, rephrase, translate, summarize. These are the questions which are like from the comprehension level. ठीक है। what facts or ideas show which is the best answer, इस तरह के जो आंसर है ना, कि जब आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि आप बताएं कि इन योर ओपिनियन विच इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर, तो वो आप कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट पे चला जाता है। द नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन। ठीक है। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है वो इम्प्लीमेंट होती है। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ abstractions in concrete situations such as nursing or other specific situation। जैसे नर्सिंग है, आप जब नर्सिंग का कोर्स करते हो then you need to apply your knowledge on the patients। when you are an engineer, तो आपने जाके मशीन्स में अपने इंजीनियरिंग की सारी एप्लीकेशन करनी है। जैसे आप लोग के जितने भी प्रिंसिपल्स या जो भी आप लर्न करते हैं, आपने जाके ऑडिट फर्म्स में अपने सारे के सारे नॉलेज को अप्लाई करना है और आपने ऑडिट्स करने हैं। ठीक है। या जो भी आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स होते हैं, तो आप अपना नॉलेज सारे का सारा जाके इंडस्ट्री में अप्लाई करोगे। दिस इज यू नो द एप्लीकेशन। इवन के पेपर्स में जब इसके सवाल पूछे जाते हैं तो वो रोल प्ले होता है, कि सिचुएशन दी जाती है, डाटा दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली अपने नॉलेज को अप्लाई करते हुए इसके सॉल्यूशंस बताएं। ऐसे ही हम सारे के सारे सॉल्यूशंस जाके प्रैक्टिकलिटी में भी बताते हैं और इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं। ठीक है। सो इट्स मोर लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके से जो भी नॉलेज आपने एक्वायर किया हुआ है उसको आपने अप्लाई करना है। ठीक है। सो कीवर्ड्स विच आर यूज इन एप्लीकेशन लेवल, दैट इज अप्लाई, बिल्ड, चूज, कंस्ट्रक्ट, डेवलप, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, सॉल्व, सेलेक्ट, आइडेंटिफाई, दीज आर द क्वेश्चंस विच आर फ्रॉम द एप्लीकेशन लेवल ऑफ थिंकिंग। ठीक है। फिर एनालिसिस मीन्स यू आर एग्जामिनिंग एंड ब्रेकिंग द इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग मोटिव्स और कॉजेस। ठीक है। कि मेकिंग इन्फ्रेंसेस और फाइंडिंग एविडेंस टू सपोर्ट जनरलाइजेशन। बेसिकली एनालिसिस का मतलब ये है कि आपने एग्जामिन भी करना है और इंफॉर्मेशन को क्या करना है, ब्रेकआउट भी करना है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन मेन काम ऐसे एनालिसिस का ना ये होता है, कि आप कॉज एंड इफेक्ट बताएं कि जो भी काम हो रहा है इसके कॉजेस क्या हैं और इसके इफेक्ट्स क्या हैं। और उसमें फिर हमारे पास एनालिसिस ये आता है कि हम जनरलाइजेबिलिटी करते हैं, या तो हम पूरी के पूरे होल से एक पार्ट को इन्फर करते हैं, या एक पार्ट से पूरी की पूरी पब्लिक या पूरी की पूरी पॉपुलेशन को जनरलाइज करते हैं। वो एनालिसिस के थ्रू ही होता है। या तो आप पूरी की पूरी लाहौर से डाटा इकट्ठा करें और और लाहौर से डाटा इकट्ठा करके किसी भी टॉपिक के ऊपर आप बता दें। जैसे आजकल बसंत का बहुत फेमस चल रहा है, तो अगर आपने बसंत सही है या इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं,
या आप कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस फेस्टिवल, तो यहाँ तो आप पूरे के पूरे लाहौर से डाटा इकट्ठा करेंगे, या आप लाहौर के किसी एक हिस्से से डाटा इकट्ठा कर लेंगे। तो दोनों तरीके हैं आपके पास जनरलाइजेबिलिटी के। तो इस तरह से अगर आप डाटा कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करेंगे, किसी भी एक फिनोमेना को एग्जामिन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। ठीक है। लोग बहुत ज्यादा ये वाली भी रिसर्च करते हैं कि हमारे पास पॉवर्टी क्यों है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा क्यों है, इन्फ्लेशन कम क्यों नहीं हो रही। ठीक है। आप लोग को स्क्रीन नजर नहीं आ रही? क्या आ रही है? मेरी तरफ से तो शेयर्ड है। नहीं मैम। नहीं है? लेट मी शेयर अगेन। मेरी तरफ से तो शेयर है, मैंने तो उसको ओपन भी किया हुआ है। ठहरे, मुझे, मैं तो कब से ये समझ रही हूँ कि शेयर है। अब शेयर्ड है? यस, ओके। चले, मैं इसको थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड इनको पीछे करती हूँ, स्लाइड्स को, क्या आपको नजर आ जाए। ये इस तरह से है, मैं जो बता रही हूँ ना आपको कि नॉलेज, दीज आर द लेवल्स ऑफ थिंकिंग। और नॉलेज में प्रिंसिपल्स और टर्म्स को हम देखते हैं तो कीवर्ड्स इसके ही हैं। कॉम्प्रिहेंशन में हम हमारे नॉलेज को अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? कंपेयर, कंस्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट करें, डिफ्रेंशिएट करें, इंटरप्रेट करें, एक्सप्लेन करें, डेमोन्स्ट्रेट करें। ठीक है। एप्लीकेशन, जब आप अपने नॉलेज को अप्लाई करेंगे इंडस्ट्री के ऊपर, डिफरेंट फर्म्स के ऊपर, डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर, ठीक है, उसमें ज़्यादातर जो कीवर्ड्स होते हैं, दे आर इंटरव्यू, डेवलप, कंस्ट्रक्ट द डेवलप, कंस्ट्रक्ट, डेवलप, चूज। ठीक है। सेलेक्ट, सॉल्व, आइडेंटिफाई, दीज आर द एप्लीकेशन टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है। एनालिसिस, अभी मैंने आपको बता दिया कि एनालिसिस का मतलब ये है कि आप कोई भी फिनोमेना डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे आप इन्फ्लेशन को डिस्कस करना चाहते हैं, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द इन्फ्लेशन, आपने ये सर्च आउट करना है। ठीक है। या आप ये सर्च आउट करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी फिनोमेना कह लो, आप में से कोई बताए, हम कोई चीज सर्च आउट करना चाहते हैं, कोई भी बात बताओ। हम कुछ भी, हम इन्फ्लेशन के कॉजेज को सर्च आउट करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन के कॉजेज कौन कौन से हैं। ठीक है। चलो, हम कॉजेज नहीं देखना चाह रहे, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों का बाइंग बिहेवियर कैसा है। या हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। ठीक है। कि पाकिस्तान के अंदर अ, लाहौर में फाइनेंशियल लिटरेसी कैसी है। हम इसके ऊपर सर्च आउट करना चाहते हैं कि लोग कितना फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो उस पे एक तो ये है ना कि हम पूरे लाहौर से डाटा इकट्ठा करेंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे, और फिर हमें पता चलेगा कि डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी लाहौर में इतनी है। या हम लाहौर के किसी एक हिस्से से या दो हिस्सों से डाटा ले लेंगे, कुछ कुछ लोगों से, और फिर हम उसके ऊपर पूरे लाहौर की जनरलाइजेबिलिटी कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस पार्ट। ठीक है। जहाँ पे आप एग्जामिन करते हैं, ठीक है, और फिर इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, कलेक्ट करके उसके कॉजेज भी बताते हैं, और फिर आप उसकी फाइंडिंग से जनरलाइजेबिलिटी भी बताते हैं कि ये इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट भी हो सकता है। लाइक जैसे डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी लाहौर में कितनी है, और फाइनेंशियल लिटरेसी का लोगों की जिंदगी में क्या असर होता है, ठीक है, क्या इफेक्ट होता है। तो वो भी हम जनरलाइज कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसके थ्रू हम इस तरह के बिहेवियर्स को मैयर करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एनालिसिस पार्ट। ठीक है। इसके जो कीवर्ड्स होते हैं, दे आर लाइक कैटेगराइज करना, एनालाइज करना, डिस्कवर, डिवाइड, एग्जामिन, डिस्टिंक्शन, रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करना, रेफरेंस, इन्फ्रेंसेस करना, अजम्पशंस क्रिएट करना, कंक्लूड करना। दीज ऑल आर द कीवर्ड्स जो कि हम एनालिसिस पार्ट के ऊपर क्या करते हैं,
पुट इन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत शौक है रिसर्च करने का कि मैं सर्च करूं कि नर्सिंग के साथ बुलिंग होती है, और जब नर्सिस के साथ बहुत ज़्यादा बुलिंग होती है तो वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। ये एक फिनोमेना है मेरे माइंड में, और ये एक रिलेशनशिप है जिसको मैं सर्च करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ तो पूरे लाहौर के नर्सिस से जाके डाटा कलेक्ट करूँ, इंटरव्यूज करूँ, एनालाइज करूँ, या मैं लाहौर के कुछ दो तीन हॉस्पिटल से डाटा ले लूँ और फिर मैं बताऊँ कि हाँ लाहौर के जो हॉस्पिटल्स हैं उस पर ये होता है। तो फिर उस पे क्या होगा, मुझे डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, और फिर उस डाटा का एनालिसिस रन करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर पे। फिर वो मुझे बताएगा कि वाकई में लाहौर में इन हाइपोथेसिस जो मैंने डेवलप किया है, एक हाइपोथेसिस, एक जो मैंने अजम्पशन क्रिएट की है कि अगर नर्सेस के साथ बहुत ज़्यादा बुलिंग होती है तो वो फिर डिप्रेशन में चले जाती है, तो क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं होता। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। ठीक है, क्लियर है, समझ आइए। क्लियर है। क्लास में चंद लोग हैं जो कि एक्टिव हैं, बाकी आई डोंट नो एक्टिव क्यों नहीं है। ओके जी, सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस मीन इट इज कंपाइलिंग टू गेट वे बाय कंबाइनिंग एलिमेंट इन अ न्यू पैटर्न और प्रपोजिंग ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। ठीक है, हम इसको इस पर्सपेक्टिव में भी देखते हैं, लेकिन सिंथेसिस का जो मैंने आपको मतलब बताया था ना, कि जितने भी सोल्यूशंस मार्केट में आ चुके हैं, लिटरेचर में आ चुके हैं, जितनी भी आप कह लो कि प्रीवियस स्टडीज हो चुकी हैं, उनको बैकअप करते हुए, उनको जस्टिफाई करवाते हुए, उनसे लॉजिक्स और रिलेशनशिप्स को करंट को क्रिएट करना, दिस इज कॉल्ड सिंथेसिस करना। अपने पुराने नॉलेज को अपने नॉलेज के साथ इनकॉर्पोरेट करना, ये भी सिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, तो हम जब इंफॉर्मेशन को डिफरेंट वेज में, अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन डिफरेंट जगहों से मिलती है, उन सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके उनसे पर लॉजिक्स क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। लाइक जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैं एक सर्च करना चाहती हूँ कि नर्सिस के साथ जब बुली होती है तो वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो मैंने ये लिंक कैसे निकाला है कि बुलिंग होती है तो डिप्रेशन आता है, तो ये मुझे लिंक कहाँ से मिलेगा? एक तो मैंने ये प्रैक्टिकल भी देखा होगा, लेकिन क्या ये दुनिया में कहीं पे सर्च हुआ है? क्या पहले जमाने में या पिछले सालों में किसी ने इसके ऊपर कोई काम किया था? और दुनिया में कितने लोगों ने इसके ऊपर काम किया है? ये सारा मुझे सर्च करना पड़ेगा, और मुझे ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से डिफरेंट 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 पेपर्स के थ्रू मिलेगी। तो उन सारी इन्फॉर्मेशन को जब मैं इकट्ठा करूंगी और मैं एक सीक्वेंस के साथ लॉजिक्स आर्गुमेंट क्रिएट करूंगी कि इस ऑथर ने कहा था, इस कंट्री में भी सर्च हुई थी, इस कंट्री में भी इस तरह की सर्च हुई थी, उन्होंने कहा था कि जब बुली होती है नर्सिस तो वो इंसोमिया में चली जाती हैं, उनको इंसोमिया बहुत ज़्यादा होता है कुछ, कि जब बुलिंग होती है तो वो डिस्ट्रेस में चली जाती हैं। तो मैंने इन सारी की सारी रिसर्चेस के थ्रू ये अजम्पशन, ये हाइपोथेसिस क्रिएट किया है कि नर्सेस के साथ जब बुलिंग होती है तो वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। सो दिस इज कॉल्ड सिंथेसिस, के जब आपको इन्फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मिलती है तो आप उसको कंपाइल करके जब लॉजिक्स क्रिएट करते हैं आर्गुमेंट्स के और सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं, दिस इज कॉल्ड सिंथेसिस करना। ठीक है, और इसके भी कीवर्ड्स हमारे पास कंबाइन, चूज करना, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, डिजाइन, डेवलप, फॉर्मुलेट, ये सारे के सारे, सॉल्व द सॉल्यूशंस, ओरिजिनेट करना, ठीक है, इन्वेंट करना, दीज आर द थिंग्स के सिंथेसिस है कि आपके पास पुरानी इंफॉर्मेशन या डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आई हुई इंफॉर्मेशन है, जब आपने उसको कंपाइल करके एक नोवेलिटी के साथ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं और हाइपोथेसिस एंड रिलेशनशिप्स प्रोवाइड करने हैं, दिस इज कॉल्ड सिंथेसिस। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास लास्ट वाला जो लेवल है दैट इज इवेल्युएशन। और इवेल्युएशन में सिंपली यही है कि इट इज प्रेजेंटिंग एंड डिफेंडिंग ओपिनियन बाय मेकिंग जजमेंट अबाउट इंफॉर्मेशन,
ठीक है, वैलिडेटिंग द आइडियाज और क्वालिटी ऑफ वर्क बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ क्राइटेरिया। पहली बात तो ये कि जो भी आपके पास काम आता है, जो भी चीज़ आप इवेलुएट कर रहे हैं, जो भी रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही हैं, आप अपने जजमेंट के अकॉर्डिंगली उसको प्रेजेंट या डिफेंड करते हैं, और देन आपने उसको वैलिडेट भी करना है। और उस वैलिडेशन के अंदर आपको फिर प्रीवियस रिसर्चेस भी चाहिए जो सिंथेसिस से आपको मिलती हैं, और फिर आप उसको वैलिडेट करते हैं कि वाकई में ये जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, ये जो भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ये वैलिडेट भी हैं या नहीं है। तो प्रॉपर जो भी आपके पास प्रोजेक्ट है, जो भी आपके पास रिपोर्ट्स हैं, उन सारी की सारी रिपोर्ट्स को प्रॉपर कंक्लूड करना, उस पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करना कि ये हमारे पास प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को कि ये सॉल्यूशंस हमारे सामने आए थे, हमने उन सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंगली ये इसका हल निकाला और ये इम्प्लीमेंट किया। तो लास्ट पे जो हमने सॉल्यूशन सोचा था, निकाला था, और जो इम्प्लीमेंट किया, वो सारे का सारा ठीक है या उसमें अभी भी लूप होल्स हैं। तो जब इस तरह के थिंकिंग के साथ चीज़ों को वैलिडेट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड द इवेल्युएशन स्टेज ऑफ थिंकिंग। और ये सबसे हायर लेवल ऑफ थिंकिंग होती है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम सीईओज हो गए, आपके आपके डायरेक्टर्स हो गए, बोर्ड डायरेक्टर्स हो गए, उन लोगों के लेवल के अंदर ये थिंकिंग्स आती हैं। उनकी ऐसी ट्रेनिंग्स की जाती हैं, और आपकी जो लास्ट स्टेजेस ऑफ स्टडीज होती हैं, वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चंस या इस तरह के प्रोजेक्ट्स या इस तरह की आप कह लें कि असेसमेंट्स भी ऐड की जाती हैं, जहाँ पे वो इवेलुएशन, आपकी इवेलुएशन पार्ट को क्या करते हैं, चेक करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, वो आपको डाटा प्रोवाइड कर देते हैं और आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस भी बता देते हैं, और कहते हैं कि हमने ये इंप्लीमेंट किया, आप हमें इवेलुएट करके बताएं कि जो काम हमें दिया गया था और जो काम हमने किया वो सही भी था कि नहीं था। जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए और हमने उनको इम्प्लीमेंट किया, तो जो इम्प्लीमेंट किया उसके जो रिजल्ट्स आए वो वाकई वैसे ही थे जैसे होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे। तो मोनिटर करके बताना चीज़ों को, दिस इज कॉल्ड लेवल 6 इवेलुएशन लेवल। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो लेवल्स हैं, ये किसी भी कोर्स को डिज़ाइन करते हुए, किसी भी डिग्री को डिज़ाइन करते हुए, और किसी भी आप कह लें कि प्रोजेक्ट को अलाइन करते हुए ना, इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अगर आप किसी बहुत जूनियर पर्सन की का लेवल एनालिसिस वाला कर लेंगे, जैसे मैं आपकी क्लास में डे 1 में ही कह दूं कि जी ये आपको सिनेरियोज आएंगे और आपने पर्सनालिटीज को उसमें से ढूंढना है, तो आप लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है। जब तक आपने उसका नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन नहीं लिया, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया, तब तक आप उसके एनालिसिस वाले पार्ट पे या एप्लीकेशन वाले पार्ट पे नहीं आ सके। सो इस तरह कोर्सेज के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर, एज के साथ साथ आपके जो थिंकिंग के लेवल्स हैं ना, वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, एनीथिंग। क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके। आप लोग मुझे अब ये बताएं कि अगर हम हमारी थिंकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स। कुछ तो यहाँ पे मेंशन है, इसके अलावा और कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए हम हमारी थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं? आप लोगों के नॉलेज के अकॉर्डिंगली बताएं। एनीवन? एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस के अलावा और? जी, एनीवन? सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, सही है। और? ठीक है।
Honing evaluation skills through such discussions, ठीक है. Mind games like chess, puzzles, बिल्कुल. इससे भी आप गेम्स खेलने से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है. और प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी किसी ने कहा है यहाँ पे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है. और बिल्कुल सही है. बिल्कुल हम लोग अपनी थिंकिंग को ट्रेन कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग इवेल्युएशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं. there are different methods through which we can develop our thinking. फेलियर से लर्न करना लाइफ एक्सपीरियंसेस में बहुत सबसे अच्छा जो आपका लर्निंग होती है ना, आप और आपकी जो थिंकिंग इम्प्रूव होती है, वो फेलियर से, गेम से, लाइफ के एक्सपीरियंसेस से चेंज से होती है. ठीक है. देयर आर सम डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच वी कैन डेवलप आवर थिंकिंग. ठीक है. अगर हमें लगता है कि हमारी थिंकिंग इतनी अच्छी नहीं है या हमारी थिंकिंग इतनी ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, सो हाउ, सबसे पहले एडिक्वेसी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. ठीक है. हम हमारे नॉलेज और हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी थिंकिंग को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. हम हमारी थिंकिंग को नॉलेज गेन करके, ठीक है, आप ये कह लो कि हमारे पास हमारा जो नॉलेज है, हम हमारे नॉलेज को इंक्रीज करके, हमारे एक्सपीरियंस को इंक्रीज करके हम अपनी सिस्टमैटिक लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. ट्रेनिंग, बच्चों को अब ट्रेन किया जाता है. जैसे परसेप्चुअल थिंकिंग हमारी लोअर लेवल ऑफ थिंकिंग होती है ना, और बच्चों की इसी तरह से उनकी एज वाइज उनकी थिंकिंग को डेवलप किया जाता है. उनकी ठीक है, हम उनके प्रोसेस ऑफ सेंसेशन को इन्हांस करते हैं, परसेप्शन को इन्हांस करते हैं, ताकि वो बेटर टू ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नॉलेज गेन करें और इनकी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव हो. सो इफ़ अ पर्सन हु वांट्स टू like develop his thinking, that person should be provided with the opportunities for gaining adequate experiences and should be encouraged for self study, discussion and participation in healthy and stimulating activities. ठीक है. अब हम जितना ज़्यादा इल्म हासिल करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी सोच वसी होती है. ठीक है. हम लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं और इवैल्यूएट करते हैं. तो इसी तरह से एक्सपीरियंसेस भी करना, लोगों से मिलना, इवेंट्स पे जाना, और जॉब करना. ठीक है. जब तक आप काम नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, आपको एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, नेटवर्किंग नहीं करेंगे, लोगों से मिले जुलेंगे नहीं, लेन देन नहीं करेंगे, तो आपको एक्सपीरियंस भी नहीं होगा. सो अगर मैं भी किसी की थिंकिंग को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, अपने स्टूडेंट्स की, अपनी फैमिली में, सो मुझे क्या करना है कि मुझे उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि वो एडिक्वेट एक्सपीरियंसेस भी गेन करें और खुद से भी नॉलेज गेन करें, पार्टिसिपेट करें, ताकि उनकी थिंकिंग ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इम्प्रूव होगी. अगर आप स्टक रहेंगे, इंट्रोवर्ट रहेंगे, लोगों से मिले जुलेंगे नहीं, और डिफरेंट बुक्स पे नहीं पढ़ेंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस भी नहीं पढ़ेंगे, तो भी आप अपनी लाइफ में आपकी थिंकिंग इम्प्रूव्ड नहीं हो सकती, रैशनल नहीं हो सकती. ठीक है. देन adequate motivation and definition of definiteness of aims. अगर आपकी लाइफ का कोई पर्पस है, इफ यू हैव एनी पर्पस इन योर लाइफ, जैसे हमने कोग्निटिव थ्योरी में पढ़ा था कि अगर आपकी लाइफ का कोई पर्पस और गोल है, तो उसको अचीव करने के लिए आप अपनी लाइफ के सारे हैजर्ड्स, सारे पजल, सारे ऑब्स्टेकल्स को क्या करेंगे, पार कर जाएंगे. इसी तरह से और आपका जो गोल है ना, वो आपको मोटिवेशन भी देता रहेगा कि तुमने ये अचीव करना है, इतना रास्ता रह गया है, इतना रास्ता रह गया है, क्योंकि आपको अप्रिसिएशन भी मिल रही होती है, रीइंफोर्समेंट भी हो रही होती है. तो आप वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करती है और आप अपने गोल को अचीव करने की तरफ चले जाते हो. तो इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्टिव गोल और एम इन योर लाइफ एंड दैट इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग एज अ मोटिवेशन और एज अ पॉजिटिव एनर्जी इन योर लाइफ, तो भी आप अपनी लाइफ में सीखते हो और अपनी थिंकिंग को भी इम्प्रूव करते हो. ठीक है. सो मोटिवेशन हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग आवर एनर्जी फॉर थिंकिंग. इट क्रिएट्स जेन्युइन इंटरेस्ट or voluntary attention in process of thinking, and it also helps us a lot in increasing adequacy and efficiency of our thinking. ठीक है. सो जब जब आपकी लाइफ का कोई प्रोजेक्ट है, कोई पर्पस है, आप उसको अचीव करने के लिए जाएंगे, हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. ठीक है.
और उनके इमीडिएट सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे। और ये सारी एम आई ऑडिबल? एकदम से आप लोग की क्लास ना डिस्कनेक्ट हो गई थी। आवाज आ रही है अब? आ
मेरी आवाज आ रही है अब आप लोगों को? हो गया कनेक्ट? हाँ जी बच्चों, आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने कनेक्टिविटी चेंज की है। कोई मसला था कनेक्टिविटी में ना काफी ज्यादा, तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। अब आप लोगों को समझ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? अब आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि आप लोगों को कहाँ तक समझ में आया है, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था उस पे हम ट्रेनिंग थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की टेक्निक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने कौन सी टेक्निक तक डिस्कस किया है? क्योंकि मैं फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात कर रही थी, तो आप लोग मुझे बताएं कि कहाँ तक डिस्कस हुआ है। ओके, वी वर डिस्कसिंग if we want to improve our thinking or the thinking of the people who are working with us or to whom we are supervising, उनकी फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी उनको देना ये बहुत ज़रूरी है। थिंकिंग स्किल्स जो होती हैं या जो भी आपका थिंकिंग कैपेबिलिटीज होती हैं, वो आपकी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस और आपकी जो कंजर्वेटिव फील्ड्स होती हैं उनमें आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा नैरो डाउन हो जाती है। ठीक है। और आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को ना तो सॉल्व कर सकते हैं, ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ना क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। सो दे शुड बी लाइक फ्रीडम, एटमॉस्फेयर होना चाहिए, एंड देन फ्लेक्सिबिलिटी। अगर की जो पर्सनालिटी है दैट इज फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी, अडेप्टिव पर्सनालिटी, कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट भी कर लेते हैं, अडेप्ट भी कर लेते हैं, और हर तरह के चैलेंजेस को भी फेस करते हैं, तो भी आपकी थिंकिंग क्या होगी? इंप्रूव होगी। अगर आपका लाइक इफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस और आपको हैप्चुअल मेथड्स हैं कि आपने किसी की मदद नहीं करनी है, आपने किसी से हेल्प लेनी नहीं है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कोई कोई एसोसिएशन नहीं है, ठीक है, देन आपकी थिंकिंग स्किल्स इम्प्रूव नहीं होती, रैशनैलिटी आपकी कभी भी इम्प्रूव नहीं होती, ना ही आपको इरेशनल बिहेवियर जो है वो इंक्रीज होगा। सो अगर आप हम हमारी थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेसिव भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी एडिक्वेट एंड मॉडरेट। ठीक है। देन इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब ये होता है कि हमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या हमारा जॉब भी नॉलेज जो भी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, अगर उसकी मार्केट में कोई प्रैक्टिबिलिटी है, प्रैक्टिस है, हमें उसके सेंटर्स प्रोवाइड होने चाहिए जहाँ पे हम हमारे नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकें। बिजनेस स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं, ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट पढ़ाते हैं, बिजनेस प्रपोजल्स पढ़ाते हैं। तो बस स्टूडेंट्स कहाँ पे जाके अपने नॉलेज को इनकॉर्पोरेट करें? तो वहाँ पे जो इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं वो आपको इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, आइडियाज़ देते हैं, ताकि जो भी चीज़ आपने अपने सब्जेक्ट्स में अपनी डिग्री में स्टडी की है आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें रियल लाइफ के अंदर। सो इंक्यूबेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है, कि अपने नॉलेज को हम अप्लाई कर सकें, हम हमारे नॉलेज के प्रैक्टिकलिटी को इम्प्रूव कर सकें, तो उससे भी आपकी थिंकिंग स्किल्स क्या होंगी? इम्प्रूव होंगी। ठीक है। सो इंक्यूबेशन इज़ वेरी हेल्पफुल फिनोमेना इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द थिंकिंग स्किल्स, क्योंकि ये आपके अनकॉन्शियस
ब्रेन पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट जो है वो छोड़ता है। देन इंटेलिजेंट एंड विजडम्स, आपकी इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपका कितना है, ठीक है। इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू थिंक प्रॉपरली, एंड देन द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज वेरी असेंशियल फॉर ब्रिंकिंग एडुकेट थिंकिंग। अगर आपकी इंटेलिजेंसी स्किल्स बाय टाइम इम्प्रूव नहीं होती, आपके लेवल्स ऑफ थिंकिंग बाय टाइम इंप्रूव नहीं होते, तो फिर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी इंप्रूव नहीं हो पाती। सो मैंने इमोशनल क्वेश्चन की भी बात की थी, उसके साथ साथ आपका जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, आपकी जो अ, अ, किसी किसी भी पर्सपेक्टिव को लेके उसकी जो थेरी के ऊपर बात होती है, उसको क्लियर आउट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे फिर आपकी विजडम इंप्रूव होती है। आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, वह और इससे भी आपकी थिंकिंग इंप्रूव होगी। देन प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड लैंग्वेज। अगर हम हमारी थिंकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर जाते हो, आप किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो, जब तक आपको उसकी लैंग्वेज का नहीं पता, आप सीएस की तरफ जाना चाहते हैं, कंप्यूटर्स की तरफ जाना चाहते हो, अगर आपको कंप्यूटर्स की लैंग्वेज ही नहीं आती, तो आप कभी भी उस फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकते। सो प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज along with the concepts is very very important। तो अगर आपको इंग्लिश की लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक्स पूरी की पूरी पूरा एक सब्जेक्ट है, तो अगर आपको लिटरेचर के साथ साथ लिंग्विस्टिक्स का पता ही नहीं है, तो आप किस तरह से इंग्लिश की लैंग्वेज को लर्न करेंगे। आपको ग्रामर का नहीं पता, ठीक है। आप चलें, हम इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज की बात नहीं करते, आप किसी और टेक्निकल साइड पे जाना चाह रहे हो और आपको उस टेक्निकल फील्ड की लैंग्वेज का ही नहीं पता, रिटर्न लैंग्वेज भी जो होती है, उनके जो फॉर्मूलाज होते हैं आपको नहीं पता, तो भी आपकी थिंकिंग स्किल्स इम्प्रूव नहीं होती। सो कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना, उनके लिए लैंग्वेज का पता होना और उसको प्रॉपरली लर्न करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन रीजनिंग प्रोसेस, एडिक्वेट रीजनिंग प्रोसेस होना। आप इंडक्टिव रीजनिंग की तरफ जा रहे हैं या आप डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स जो है ना, वो कुछ ना कुछ हद तक मॉडरेट वे में इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। सो थिंकिंग इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोड ऑफ रीजंस वन अडॉप्ट्स, ठीक है। इलॉजिकल रीजनिंग अगर आप दे रहे हैं, तो आपकी थिंकिंग भी इनकरेक्ट ही होगी, ठीक है। और साइंस, लॉजिक इज द साइंस ऑफ करेक्ट रीजनिंग विच हेल्प्स टू थिंक करेक्टली। सो अगर आप साइंस की बात करते हैं और साइंटिफिक मेथड्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, देन आपकी जो लॉजिक और रीजनिंग प्रोसेस एबिलिटीज है ना, वो बहुत इंप्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है। सो प्रॉपर रीजंस और लॉजिक्स के साथ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना, ज़्यादा एडवांस लेवल स्किल भी ना हो और बहुत लो लेवल भी ना हो, एक मॉडरेट वे में जितनी रिक्वायर्ड है, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके जो थिंकिंग के लेवल्स हैं वो टाइम टू टाइम इम्प्रूव होते रहें। सो दीज आर द 7 मेथड्स, इससे ज़्यादा मेथड्स भी हो सकते हैं। इवन के थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मोटर आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, लाइक एक्सरसाइज है, जिम है, वॉक है, मेडिटेशन है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मोटर एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो भी आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। सो आपकी मैस्कुलर एक्टिविटीज का भी बहुत मेजर रोल होता है, ठीक है। इसमें आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशन का बहुत मेजर रोल होता है। इवन कि ये मेंशन नहीं है यहाँ पे, बट ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम थिंकिंग की बात करते हैं। आपकी जो ब्रेन एबिलिटीज की बात आती है ना, उसमें आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनैलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही, तो आपकी जो थिंकिंग एबिलिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेथड्स थ्रू विच वी कैन इम्प्रूव और डेवलप आवर थिंकिंग स्किल्स। इसके बाद जो ये हमारे पास ना एक आप कह लो कि डायग्रामेटिक, मैंने एक ऐड किया था कि आपकी डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग कैसे होती है। लाइक एज 0 to 3 में आपकी परसेप्चुअल थिंकिंग होती है, अ, क्योंकि आप बहुत छोटे हैं, तो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के ही सारे का सारा क्या कर रहे होते हैं, अपनी आपका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन इज ऑलमोस्ट डेवलप, बट आपका जो फोरहेड में पार्ट होता है ब्रेन का, वो भी डेवलप नहीं होता, वो आपका 7 to 12 ईयर्स में जाके होता है। सो 3 to 7 ईयर्स की जब आप एज में जाते हैं, तो यहाँ पे आपकी परसेप्शन और रीजनिंग डेवलप हो जाती है। परसेप्शन मीन्स कि आप
थ्रू योर सेंसेस चीज़ों को इवैल्यूएट करना शुरू हो जाते हैं। तो आपका ब्रेन यहाँ पे भी काफ़ी हद तक ग्रोथ प्रोसेस में होता है। बट व्हेन यू कम टू द एज टू 7 to 12, तो यहाँ पे आपका ब्रेन मल्टीटास्क की तरफ चला जाता है, और यहाँ पे आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है ये यहाँ पे डेवलप हो जाता है। व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, ये वाली डेवलपमेंट भी आपके ब्रेन की हो जाती है। सो आफ्टर 12 आप मजीद अपने ब्रेन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका जो ब्रेन की फंक्शनैलिटी है वो 13 to 14 ईयर्स तक मैक्सिमम डेवलप हो जाती है। सो टीन्स एंड बाद में जब अडल्ट्स में जाते हैं तो उसमें आपकी ब्रेन की अगर आप सेल की बात करें या ब्रेन की ग्रोथ की बात करें, वो तो नहीं होती, बट हम हाइपोथेटिकली अपने ब्रेन को मास्टर कर सकते हैं। ठीक है। और मजीद उसको डेवलप कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो आपका ब्रेन पीक है ना वो 22 तक है। 22 के बाद आप कोई भी मजीद इम्प्रूवमेंट इसके अंदर नहीं कर सकते। वैसे तो 12 ईयर्स की एज तक ख़त्म हो जाता है, 12 साल की एज तक। 12 से आप कह लें 12 to 14 ईयर्स की जो एज होती है ना, उस एज तक आपका जो फोरहेड है, माथा, इसके बैक साइड पे जो ब्रेन है ना, वो डेवलप हो जाता है। और यही ब्रेन होता है सही और गलत की तमीज़ वाला। ये डेवलप हो जाता है, और आफ्टर 14 ईयर्स मैक्सिमम आप इसको मज़ीद फ्लरिश कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। आप इसके अंदर मज़ीद कोई, आप ये कह लो कि बायोलॉजिकली कोई चीज़ ऐड लेस नहीं कर सकते। फिर बाद में आपकी लेट 30s और लेट 30s में या 20s 30s अर्ली में अगेन आपका ब्रेन डेवलप होता है, और वो फिर अपनी किसी ना किसी एम को सिलेक्ट करने में या किसी एम की तरफ जाने में एक विंडो ओपन होती है जिसमें आप अगेन अपने ब्रेन को रीवैम्प कर सकते हैं। बट उस वो 3-4 साल की विंडो के बाद भी आप मजीद अपने ब्रेन में कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आप मजीद इसमें पॉलिशिंग कर सकते हैं। सो ये मैंने एक स्लाइड आप लोग के नॉलेज के लिए ऐड की थी कि अकॉर्डिंग टू एज आप अपनी डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग कैसे कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारे पास वी हैव सम टूल्स ऑफ थिंकिंग। और ये टूल्स ऑफ थिंकिंग का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो हमें सोचने पे मजबूर करती हैं, लाइक इमेज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, सिंबल्स हैं, लैंग्वेज है, मैस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं, ब्रेन फंक्शनैलिटी है। दीज ऑल आर द टूल्स जो कि हमें ट्रिगर आउट करते हैं कि हम सोचें। व्हेन वी सी समथिंग, वी सी सम इमेजेस, वी सी सम पिक्चर्स, वी सी सम विजुअल्स, तो हम लोग सोचते हैं उसके बारे में, ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है। हम कोई कॉन्सेप्ट नया सुनते हैं तो हम उसके बारे में भी सोचते हैं। हम कोई सिंबल्स देखते हैं, कोई साइंस देखते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के, डिफरेंट कल्चर्स के, तो भी हम उसके बारे में ज़रूर सोचते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है। अगर हमें कोई लैंग्वेज लर्न करनी है तो वी विल थिंक अबाउट इट कि इसकी ग्रामर कैसे है, इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसी होगी, इसके वर्ड्स कितने हैं। इवन कि आपकी जो मैस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी टूल होती हैं थिंकिंग का। और आपकी ब्रेन फंक्शनैलिटी ऑब्वियसली कि आप अपने ब्रेन को कितना ज़्यादा बिजी रखते हैं, कितना हाई लेवल पर जाके टेक्निकलिटी के साथ डीप लर्निंग करते हैं। सो दी ऑल द टूल्स जो कि आपको क्या करेंगे, हेल्प आउट करेंगे, सोचने में मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। बट हमारे ब्रेन की जो हमारी जो थिंकिंग है उसमें बहुत से एरर्स भी आते हैं। वो चीज़ें आती हैं जो हमारी थिंकिंग को डिस्टोर्ट करती हैं, हमारी थिंकिंग को आप ये कह लो कि हमारी जो थिंकिंग है उसमें हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती हैं, फोक करती हैं हमारे ब्रेन को। ठीक है। वो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके हमारी उससे हमारी जो थिंकिंग है ना वो ब्लॉक हो जाती है। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा एरर आता है वो फेयर आता है। ठीक है। इफ़ यू हैव लाइक आप डिस्टर्ब्ड हैं बाय फेयर और फेलियर, के मैं फेल हो जाऊंगा डर से, तो भी आप इतना अच्छा नहीं सोच पाते, कॉन्सेप्चुअली रीजनिंग के साथ नहीं सोच पाएंगे। अगर आप पॉलिसीज पे बिलीव करते हैं, सोचते हैं, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी इमेजिनेटिव चीज़ों पे चले जाते हैं, तो भी आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते। ठीक है। अगर आप सुपरस्टिशियस हैं, मंगल पे काली बिल्ली गुजर गई पे यकीन रखते हैं, और आपके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, बिलीफ सिस्टम नहीं है, तो भी आपकी थिंकिंग का ये बहुत बड़ा एरर है। ठीक है। एंड लास्ट पे आप अगर बाइस्ड हैं, प्रेजुडाइज्ड हैं, पर्सनालिटी के आपके मसले हैं, लाइक आप फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन पे बिलीव करते हैं, एट्रीब्यूशन पे बिलीव करते हैं। ठीक है। स्टबन है कोई, किसी की ये गलती को उसकी पूरी जिंदगी के साथ मिला देते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो कि अनसाइंटिफिक हैं, और ये चीज़ें आपकी रैशनैलिटीज
को जो है वो ब्लॉक करती हैं और डिल्यूशंस क्रिएट करती हैं, और इससे आपकी जो थिंकिंग है वो डिफेक्टिव हो जाती है। ठीक है। सो दीज ऑल आर द थिंक, इनको हम थिंकिंग एरर्स भी कहते हैं। ठीक है। आपकी किसी भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, किसी भी मेंटल डिसऑर्डर और किसी भी इमोशनल डिसऑर्डर होने की वजह से आपकी थिंकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लॉक हो जाती है। जब वो ब्लॉक फोगी हो जाती है और डिफेक्टिव हो जाती है, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग, देयर इज सम एरर जिसको रिमूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द थिंकिंग का चैप्टर। सो अभी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो आप मुझे बताएं। हम लोगों ने जो ये टॉपिक डिस्कस किया है ना, ये वाला टूल्स ऑफ थिंकिंग और एरर्स ऑफ थिंकिंग, इनकी ना मेरे पास अलग से एक पीडीएफ फाइल है। मैं आप लोगों को शो करवा देती हूँ, ये वाली। इसमें टूल्स ऑफ थिंकिंग, सारे टूल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन गिवन है, एरर्स के बारे में भी गिवन है, और डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग के जो मेथड्स हैं उसके बारे में भी, उनको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इवन के जो हमारे पास थिंकिंग स्किल्स हैं उनको भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप बहुत ब्रीफली जाना चाह रहे हैं तो मैं ये वाले नोट्स भी फॉरवर्ड कर दूंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ दो तीन टॉपिक्स हैं जो एक्सप्लेन्ड है और स्लाइड्स में उनकी सिर्फ हेडिंग्स हैं। ठीक है। आप लोगों को भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, किसी चीज़ की, किसी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई है, तो आप मुझे बताएं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। और अगर क्लियर है तो हम आगे मूव कर जाते हैं। बताएं, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलें, बिल्कुल सही है। अब आप लोग मुझे ज़रा सिर्फ इतना बताएं कि आप लोगों का आप लोगों के आगे कल से ऑफ है टिल संडे? ठीक है, जी क्लियर तो है? बस मुझे कल बताएं से आप। छुट्टी है। कल तो आपको छुट्टी है ना? 6-7 को भी ऑफ है आप लोगों का? जी बस बसंत की हॉलीडेज है। ऑनलाइन अच्छा, क्लासेस कोई कह रहा होगी। है कि हमें ऑफ नहीं है कल। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आप लोगों ने मेरे साथ थर्सडे टू थर्सडे क्लासेस में ही चलना है, या आप लोग का क्या क्राइटेरिया है, मुझे इस पे बता दें फिर। क्योंकि मैंने आप लोगों का ना लिखा हुआ था कि मैं आप लोगों की क्योंकि मुझे कल से ऑफ है टिल संडे, तो मेरा था कि मैं आप लोगों की कोई एक क्लास ले लूंगी, ताकि आके आपके जो मॉक और कुछ भी आना है उसमें फिर हम इसको वाइंड अप कर लें। तो अगर आप लोगों के लिए कोई कन्वीनियंस या आप लोग का कोई है तो मुझे बता दें, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगी। अदरवाइज फिर हमारा जैसे वेनसडे वेनसडे क्लासेस चल रही हैं, हम फिर इसी तरह से इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग मुझे इसमें फिर बता दो जो जो भी आप लोगों के लिए इजी है। क्योंकि 15 दिन का शायद आपको ऑफ चाहिए बीच में कोई, तो मेरी मिस रूथ से आज बात नहीं हो सकी। उनकी कॉल आ रही थी बट आई वॉज बिजी, फिर मैंने कॉल की तो शी वॉज बिजी। तो उनसे मैं डिस्कस कर लूंगी। तो आप लोग मुझे बता दें, क्योंकि मेरा कल से संडे तक ऑफ है फ्रॉम यूनिवर्सिटी। सो आई विल बी अवेलेबल फॉर द क्लास इफ़ यू वांट टू टेक क्लास इन द मॉर्निंग और आफ्टरनून। तो आप मुझे बता दें, क्योंकि कल इवनिंग में तो माइट भी कल और परसों पॉसिबल नहीं है, बट आफ्टरनून में और मॉर्निंग में पॉसिबल हो सकता है। तो आप मुझे बता दो, तो ताकि हमारी कोई क्लास कंप्लीट हो जाए और आगे जाके फिर आपको प्रॉब्लम ना आए। और आप लोगों की ग्रुप्स के बारे में क्या अपडेट है? आप लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। आप लोगों ने ग्रुप्स बनाने थे, फिर उन ग्रुप्स के साथ वो करना था। टॉपिक्स मुझे असाइन मैंने आपसे कहा था कि आप टॉपिक डिस्कस करके मुझे बताएं, हम उसको कंफर्म करें। आप लोगों ने मुझे उसके बारे में भी नहीं बताया। हाँ जी। कंप्लीट साइलेंस है। फिर मैं खुद ही ग्रुप्स बना दूं आप लोगों के? मेरे पास लिस्ट तो है ही है सबकी। हारिस, आप बताएं मुझे। और हम वो हारिस मुझे बताएं कि क्या करें। फिर आप लोगों ने ग्रुप्स बनाने थे, आप लोगों ने बताया ही नहीं। मिस हम आपको ग्रुप में बिठा देंगे। ठीक है, मैं ग्रुप में आज मैसेज डिलीवर कर दूंगी। चलें, आपको कल ऑफ नहीं है, आप लोग कल एंजॉय करें। मैं फिर मिस अरूद से बात कर लूंगी कि अगर आप लोग की कोई क्लासेस हैं, आपको कुछ ऑफ करना है और वो क्लासेस में पहले या बाद में लेनी है,
तो मैं उनसे डिस्कस कर लूँगी। अदरवाइज मेरा था कि मैं इन डेज में कोई आपकी एक क्लास एक्स्ट्रा ले लूँ। तो अगर आप लोगों की क्लासेस हैं, इफ़ यू पीपल आर बिजी, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो फिर हम लोग रेगुलर क्लासेस में ही चलते हैं। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, मिस अरूद से डिस्कस कर लूँगी। अगर कोई आप लोगों की क्लासेस के ऑफ का कुछ हुआ तो फिर हम लोग उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप लोगों को बेशक कल ऑफ है या नहीं है, आप लोग इन वेकेशंस को फिर एंजॉय करें। ठीक है। चलें, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी स्केड्यूल होती है, उससे पहले आप लोग इसको कम्प्लीटली टॉपिक को पढ़ के आइएगा, क्योंकि मैंने आपकी क्लास ही स्टार्ट करनी है विद द सिनेरियोज। और मैं उसी तरह से सिनेरियोज डिस्प्ले करूंगी, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि इस पे कौन सी थिंकिंग की जो टाइप है वो इम्प्लीमेंट होती है। हम यहाँ से अपनी क्लास को जो है ना वो फिर स्टार्ट करेंगे। बाकी मिस रूथ से मैं डिस्कस करूंगी, वो जिस तरह से फिर मुझे गाइड करती हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको देख लेंगे। मैं समझा सकती हूँ। बिल्कुल, आप लोगों ने मुझे क्योंकि क्लास के बारे में कोई फीडबैक ही नहीं दिया, तो अगर किसी ने कुछ बताया नहीं तो इट मीन्स कि कोई आप लोग नहीं चाह रहे एक्स्ट्रा क्लास। मैं फिर मैं सरूद से डिस्कस कर लूंगी इसको। ठीक है। ओके मैं चलें, ठीक है। ओके जी, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।